हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने कॉन्टिन्यूड चैप्टर, जो कि कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के थर्ड पार्ट के साथ। और ये जो है अपना लास्ट पार्ट रहेगा। इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो है इस पार्ट से पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने यूरिन फॉर्मेशन। और मैंने आपको उस वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया था, नेफ्रॉन के हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो डीसीटी होता है, पीसीटी होता है, ठीक है, हेनले लूप होता है, ग्लोमेरुलस होता है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया जीएफआर की वैल्यू कितनी रहती है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू कितनी रहती है। ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर जो है या नेट फिल्ट्रेशन रेट जो है अपना कितना रहता है, नेट प्रेशर जो है अपना कितना रहता है, वो भी सब जो है मैंने आपको डिटेल्स जो है डिस्कस करी। मैंने आपको यूरिन की कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि जो यूरिन है उसमें 96.5% वाटर और 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है। उसके पिगमेंट की बारे में बताया, जो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। मतलब मैंने आपको सारी डिटेल्स में जो है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर जो है हम बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स के बारे में रीड करेंगे, सिंपल टॉपिक्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। बस एक ही टॉपिक रहेगा जो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अगर मैं कहूँ थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स लग सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में। ठीक है, उस वो थोड़ा सा अगर आप मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, अगर आप उसको जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो आपको सारे टॉपिक्स जो है इजी लगेंगे। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो मैं आपको सबसे पहले ना टॉपिक्स बता देती हूँ आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवर करेंगे जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी, कौन से टाइप की किडनीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन या रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में। जो रेगुलेशन ऑफ किडनी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, उसमें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसमें जो है छोटी छोटी डेफिनेशंस है 7-8, वो आपको पढ़नी है। और उसको आपको तो नाम से ही पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, देखो आपको यह दिख रहा होगा, मैंने 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन लिखे हुए हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में नहीं, जितने भी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस को छोड़ के, ठीक है, या ह्यूमंस में भी अगर हम बात करें तो 2 टाइप के नेफ्रॉन जो है पाए जाते हैं। जैसे कि अपना सबसे पहला होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, एंड दूसरा हो गया अपना मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो आपको इसको नाम से ही पता लग रहा होगा सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में, जो मैंने लिखा हुआ है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है, देखो जो अपनी किडनी होती है, ठीक है, मैंने आपको शायद वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये बात बताई थी, हाँ, कि जो किडनी होती है वो 2 पार्ट से जो है फॉर्म होती है। आउटर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स एंड इनर होती है मेडुला। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स होती है जो कि डार्क ब्राउनिश कलर की होती है, एंड इनर लेयर अपनी कौन सी होती है, मेडुला, जो कि लाइट पिंकिश या लाइट ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, तो जो आउटर डार्क ब्राउनिश कलर की जो लेयर है जिसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये उसी नेफ्रॉन की बात है। ठीक है, तो ऐसे नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं जिनमें ये नेफ्रॉन का जो है, जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, कौन से जैसे कि बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले शायद वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो अपना बोमेंस कैप्सूल रहता है, ठीक है, जो अपना पीसीटी रहता है, ठीक है, जो अपना डीसीटी रहता है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे कॉर्टेक्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, या कॉर्टिकल रीजन के अंदर लाई करते हैं, किसके, किडनी के। लेकिन जो अपना हेनले लूप रहता है, ठीक है, एचएल मतलब हेनले लूप, ये जो अपना हेनले लूप रहता है ये किसके अंदर डिप करता है, ये हमारा मेडुला के अंदर डिप कर जाता है ना। ये किसके अंदर डिप कर जाता है, मेडुला के अंदर डिप कर जाता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन से आप क्या समझते हैं। अगर किसी भी बच्चे को अगर पता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है या ये किस टाइप का नेफ्रॉन होता है, ये मतलब ये दोनों, इन दोनों नेफ्रॉन्स में क्या मेन डिफरेंस होता है, तो वो आप मुझे जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन किस टाइप का नेफ्रॉन होता है। तो देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ना एक ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसमें
हेनले लूप जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो इसका हेनले लूप होगा ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, छोटा होगा साइज में, देखो हेनले लूप, तभी तो वो कॉर्टिकल रीजन में लाई करेगा ना। अगर लॉन्ग होगा हेनले लूप तो वो मेड्यूला के अंदर डिप कर जाएगा, लेकिन अगर साइज ही उसका शॉर्ट है, किसका, हेनले लूप का, तो वो किसके अंदर रह जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, वो मेड्यूला के अंदर डिप ही नहीं कर पाएगा। तो देखो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ये सबसे मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं या मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज 80 to 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। ये जो है 80 to 85% होते हैं टोटल नेफ्रॉन्स के, ठीक है, मतलब मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हैं ये इस टाइप के नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है, हमारी किडनी में। इसका हेनले लूप जो है वो कैसा होता है, स्मॉल या शॉर्टर होता है, इट्स हेनले लूप इज स्मॉल और शॉर्टर। तो ये समझ आ गया अब आपको ये समझ आ गया तो मेडुलरी नेफ्रॉन तो और भी इजीली समझ आ जाएगा। देखो मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, ये ऐसे नेफ्रॉन होंगे जिनमें हेनले लूप जो है वो लॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब मेड्यूला के अंदर डिप कर जाएगा। तो ये जो है 15 to 20% होते हैं टोटल नेफ्रॉन के। कितने होते हैं, 15 to 20%, मतलब ये माइनॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इट इज 15 to 20% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी, मतलब 15 to 20% ही प्रेजेंट होते हैं इतने में से, ठीक है। ये तो 80 to 85% प्रेजेंट है, कौन से, अपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन, लेकिन जो मेडुलरी नेफ्रॉन है ये सिर्फ 15 to 20% ही जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किडनी के अंदर। और इसका जो हेनले लूप रहता है वो ही कैसे रहेगा, अपना लॉन्ग रहेगा, किससे, देन द हेनले लूप ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। तो यही तो इनमें क्या हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया ना, यही तो इनकी क्या होगी, मेजर डिस्टिंक्शन होगी, जिससे हम इन दोनों को जो है डिफाइन कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं दोनों को। तो मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, इनका जो हेनले लूप है वो लॉन्गर होगा, किससे, हेनले लूप ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। या इनका जो हेनले लूप है वो कैसा होगा, लॉन्गर होगा, और वो किसके अंदर डिप करेगा, मेड्यूला के अंदर डिप करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ किडनीज के बारे में, ठीक है, कि मतलब कौन सी टाइप्स ऑफ किडनी होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है, हम उनके बारे में अब स्टडी करते हैं। मतलब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ किडनीज के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रोनेफ्रिक किडनीज। प्रोनेफ्रिक किडनीज कैसी टाइप की किडनीज होती है, ये ऐसी किडनी होती है जो कि एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है बॉडी की। एंटीरियर रीजन मतलब कि फ्रंट पोर्शन पे, ठीक है, फ्रंट साइड पे जो है ये प्रेजेंट होंगी, कौन सी, या हम बोल सकते हैं कि सामने वाले रीजन पे भी, ठीक है, सामने वाले रीजन पे, मतलब कि फ्रंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये किडनीज कौन सी होती हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी, दीज आर द किडनीज विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर और द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और यह सामने में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ऑफ द बॉडी के। तो इसमें एग्जाम्पल अपना कौन सा रहता है, फिश रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी के बारे में। मीजोनेफ्रिक किडनी पे जो है देखो मैंने स्टार मार्क कर रखे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए, ठीक है। देखो मीजोनेफ्रिक किडनी कौन सी किडनी होती है, ये ऐसी किडनी होती है जो कि मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बॉडी के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होंगी। किडनी प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी आर द मीजोनेफ्रिक। मीजो से आप मिडल का जो है आइडिया लगा सकते हो, मिडल और मीजो जो है सेम साउंड कर रहे हैं ना, इसलिए। तो किडनीज प्रेजेंट इन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी आर नोन एज मीजोनेफ्रिक किडनीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपना कौन सा हो गया, एम्फीबियंस आ जाएगा, और एम्फीबियंस में भी पर्टिकुलरली कौन सा आएगा, फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबियंस में पर्टिकुलरली कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, अपना फ्रॉग रहेगा, ठीक है। फिर आती है अपनी मेटानेफ्रिक किडनी, ये लास्ट टाइप ऑफ किडनी होगी, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी जो है कैसी किडनी होती है, जो कि पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगी, ठीक है, जैसे कि ऐसे एनिमल्स जिनमें टेल प्रेजेंट हो, या ठीक है, टेल प्रेजेंट हो, या जो उनके बॉडी का जो पिछला पोर्शन है, ठीक है, पीछे का जो पोर्शन है वहां पे जो है कौन सी किडनी अपनी प्रेजेंट होती है, मेटानेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो किडनीज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी आर नोन एज मेटानेफ्रिक किडनीज। इसके एग्जाम्पल अपने कौन से हो जाएंगे, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह की जो टेल्स हो जाएंगी, ठीक है, उधर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है। और बर्ड्स के जहाँ पे मतलब उनका वो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बर्ड जो उनकी टेल होती है ना बर्ड्स की, जैसे कि पिजन की अगर हम बात करें तो जो उसका पोस्टीरियर रीजन होगा जहाँ पे उसकी टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, वहाँ पे जो है अपनी उसकी मेटानेफ्रिक किडनी जो है प्रेजेंट होगी। और मैमल्स में भी जो है मेटानेफ्रिक किडनीज जो है पाई जाती हैं। तो हमारा जो है 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, कौन से टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और टाइप्स ऑफ किडनी। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा रेगुलेशन ऑफ किडनी, और फिर लास्ट टॉपिक अपना कौन सा, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जो अभी हमने कवर कर लिए, और 2-3 टॉपिक्स हमें और कवर कर लिए, जिसमें से हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें जो है आपको अच्छे से
जो है देखना है, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है समझ आए। देखो अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वाले टॉपिक के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को जो है ना आपको बहुत अच्छे से जो है समझना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत ध्यान से जो है इस टॉपिक को सुनना है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है और भी अच्छे से जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब कि जो अपना जो यूरिन जो अपना लास्ट में बाय प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है, सबसे पहले तो यूरिन से पहले तो वो क्या है, अपना फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट की जो क्या हो रही है, कंसंट्रेशन हो रही है, धीरे धीरे उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना क्या हो रहा है, जो यूरिन है या जो सॉरी फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो रहा है, कंसेंट्रेट हो रहा है, और लास्ट में वो किस में बदल जाता है, अपना यूरिन में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस जो है टॉपिक को स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, ये अपनी क्या है, पीसीटी है। ठीक है, जैसे बोमेंस कैप्सूल में से जो फिल्ट्रेट आया हमारा फिल्टर होके, ठीक है, किससे जो अपना पोडोसाइट जो सेल्स थे वहां से जो फिल्टर होके अपना लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड वहां से फिल्टर हो गया है। हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलस से जो है अपना ब्लड जो है या जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो पूरा फिल्टर होकर किस में आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल से वो किस में ट्रेवल किया, पीसीटी के अंदर ट्रेवल किया, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर पीसीटी से जो है वो किस में जाते हैं, हेनले लूप में जाते हैं। हेनले लूप ठीक है, जो कि कैसी एक यू शेप्ड पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यू शेप्ड पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये अपनी क्या है, हेनले लूप है। ठीक है, ये कैसे दिख रही है आपको, यू शेप्ड दिख रही है, एक पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, पिन लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिख रही है। ठीक है, तो इसके भी दो लिम्ब होते हैं, कौन से, एक होता है अपना डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा होता है, जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, और होता है अपना एक असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो थोड़ा फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वहां पे जो है अभी हम देखते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जो दो लिम्ब्स है किसके, हेनले लूप के, जिसमें से सबसे पहला अपना कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, दूसरा असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो है डिसेंडिंग लिम्ब वो इम्परमिएबल होता है किसके, सॉल्ट्स के, एंड परमिएबल होता है किसके, वाटर के। मतलब वो वाटर की जो है रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे जो है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब में। तो वहाँ पे जो अपना फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक कैसे होगा, क्योंकि वहाँ से जो है सारा का सारा वाटर तो जो है रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा वाटर जो है क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा वाटर है, या जो फिल्ट्रेट में जो वाटर प्रेजेंट है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो जो है क्या हो रहा है, अपना रीएब्जॉर्ब हो रहा है। रीअब्जॉर्ब होएगा तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है फिल्ट्रेट का वो कम होएगा, तो हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव या जो सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट है अभी भी, और उनका रीअब्जॉर्प्शन अभी नहीं हुआ है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो अपना जो फिल्ट्रेट है वो कैसा होगा, कंसेंट्रेटेड हो गया। हाइपरटोनिक जो है क्या बन चुका है, मीडियम बन चुका है। तो देखो यहाँ पे जो है अपनी क्या प्रेजेंट है, जैसे आपको ये वैल्यूज दिख रही होंगी 300, 600, 800, 1000, फिर 1200, और फिर वापस से जो है ये जो है कम हो रही है, जैसे 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 300। तो जो 300 जो ये आपको वैल्यूज दिख रही है ना, ये क्या है, अपनी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या है, ग्रेडियंट है। इसके बेसिस पे जो है हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो अपना फिल्ट्रेट है वो कंसेंट्रेटेड होता है नीचे, जैसे वो नीचे आएगा, जैसे डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का, तो जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे फ्लो करेगा, तो जो अपना फिल्ट्रेट जो रहेगा वो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा यहाँ तक, जैसे वो 1200 ऑस्मोल पर लीटर तक आएगा, तो वो बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फिल्ट्रेट जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, पीसीटी में से आया। ठीक है, पीसीटी से किस में आएगा, वो हेनले लूप में आएगा, हेनले लूप के भी डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा। तो जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में आया तो यहाँ पे जो है ये 300 ऑस्मोल पर लीटर जो कंसेंट्रेशन दिख रही है, इसको हम कैसे बोलेंगे, 300 ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोलैरिटी इंडिकेट कर रहा है ना, कंसेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने क्या यूनिट ली, ऑस्मोल पर लीटर ली। ठीक है, तो ये जो 300 ऑस्मोल पर लीटर है ये हमारे किधर है, कॉर्टिकल रीजन की तरफ है। मतलब जो
कॉर्टिकल रीजन मतलब कि जो अपना किडनी का जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो डार्क ब्राउनिश कलर की होती है, कॉर्टेक्स, वहाँ पे जो है अभी ये फिल्ट्रेट आया, उस तरफ आया है, ठीक है, जो अपना डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप के, तो उस कॉर्टिकल रीजन की तरफ आया। जैसे ही इधर आया फिल्ट्रेट, ठीक है, तो क्या हुआ, वाटर का जो है रीअब्जॉर्प्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि ये परमिएबल है किसके, वाटर के, इम्परमिएबल है किसके, सॉल्ट्स के। तो जैसे ही ये नीचे मूव करेगा, ठीक है, जैसे 300 ऑस्मोल से 600 ऑस्मोल पर लीटर आया, तो मतलब और भी ज्यादा जो है वाटर क्या होने लग गया, रीअब्जॉर्ब होने लग गया। तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, फिर आया 800, फिर आया 1000, फिर आया 1200। मतलब अब जो अपना फिल्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, कंसेंट्रेटेड हो चुका है, ठीक है, उसमें से जितना भी वाटर है वो सभी के सभी जो है रीअब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं इतनी देर से जो है आपको ये बोल रही हूँ कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो सब रीअब्जॉर्ब होकर जा किधर रहा है, वो सब रीअब्जॉर्ब होके जो है अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, ठीक है, किसके अंदर जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर वापस जा रहा है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होके, ताकि बॉडी जो है उसे यूटिलाइज कर पाए। तो देखो ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा सीधा कि बस रीअब्जॉर्ब हो गया और सीधा ब्लड स्ट्रीम में, नहीं, ऐसे नहीं जाता। देखो ये आपको दिख रही होगी, ये जो ब्लड वेसल है, या ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसके बिल्कुल पैरेलली रन कर रहा है, किसके, डिसेंडिंग लिम्ब के, हेनले लूप के बिल्कुल पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको हम, वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, एक पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल होती है जो कि जस्ट पैरेलल रन करती है किसके, हेनले लूप के, ठीक है, जस्ट पैरेलल रन करेगी, जस्ट पैरेलल रन करेगी किसके, हेनले लूप के, ठीक है, जस्ट पैरेलल रन करेगी हेनले लूप के, ठीक है। तो देखो जैसे ये रीअब्जॉर्ब हो गया, जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके वाटर जो है इस वासा रेक्टा के अंदर आ गया, ठीक है, इस पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल यानी कि वासा रेक्टा के अंदर अब अपना जो है वाटर आ चुका है रीअब्जॉर्ब होके। अब ये वाटर जो है वापस से जो है यहाँ से कहाँ चल जाएगा, अपनी ब्लड स्ट्रीम में जो है वापस चल जाएगा, इस ब्लड वेसल के थ्रू जो है वाटर जो है वो अपनी ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा रीअब्जॉर्ब होके, ठीक है। अब जैसे फिल्ट्रेट जो है इधर आया 1200 ऑस्मोल पर लीटर, तो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो चुका है, फिल्ट्रेट जो है अपना कंसेंट्रेटेड हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, कंसेंट्रेटेड हो चुका है फिल्ट्रेट। तो जो कंसेंट्रेशन है यूरिन की, ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म फॉलो करती है, वो काउंटर करंट, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करती है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मतलब कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, ठीक है, और जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा चल रहा है, अपोजिटली चल रहा है। जैसे फिल्ट्रेट जो है वो अपना ऐसे आ रहा है, किसमें से, पीसीटी से, फिर हेनले लूप में, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है। और जो अपना ब्लड है जिसमें वाटर जो है हमने क्या कर दिया, रीअब्जॉर्ब करके इस ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। तो इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है, अब वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करके जो है ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है। तो मतलब ये क्या, ये आपको काउंटर करंट नहीं लग रहा, मतलब अपोजिटली एक दूसरे के फ्लो कर रहे हैं ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो है अपना, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट और फ्लो ऑफ ब्लड जो है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट तो किसके अंदर, हेनले लूप के अंदर, और फ्लो ऑफ जो ब्लड है किसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर, वो जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब अपोजिटली फ्लो करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो है, ये मैकेनिज्म जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन के, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो है कैसे अपना फिल्ट्रेट जो है वो कंसेंट्रेटेड हो रहा है, नीचे यहाँ 1200 तक आते आते जो है वो और भी ज़्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया, मतलब बिल्कुल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक मीडियम जो है अपना बन चुका है किसका, फिल्ट्रेट का। अब जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब से जो है वो जो फिल्ट्रेट है अपना किस में जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, है ना, डिसेंडिंग लिम्ब से किस में जाता है, असेंडिंग लिम्ब में जाता है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है अपना, इम्परमिएबल होता है किसके, वाटर के, एंड परमिएबल होता है किसके, सॉल्ट्स के, मतलब वहाँ पे जो है सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, और वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर अब रीअब्जॉर्ब हो चुका है, अब सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो देखो अब जैसे ये 1200 ऑस्मोल पर लीटर से जो है ऊपर जा रहा है, जैसे 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 300, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि जो अपनी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। पहले 1200 था, फिर 1000 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर 600 हुआ, तो 300 हुआ,
लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही यहाँ से जो अपना Na पॉजिटिव है, जैसे मैंने लिख रखा है Na पॉजिटिव, ठीक है, ये Na पॉजिटिव जो है रीअब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो सॉल्ट्स है वो रीअब्जॉर्ब होंगे जब, और वो वासा रेक्टा के थ्रू जो है वापस से जो है किस में चल जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चल जाएंगे, ऐसे फ्लो होके जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से चल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये रीअब्जॉर्ब होके किसके अंदर चला गया, वासा रेक्टा के अंदर चला गया, तो जो अपना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपना 800 या जैसे अपने लिखा है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, Na पॉजिटिव या सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना, यानी कि सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे अपना वाटर का तो हो नहीं रहा रीअब्जॉर्प्शन, तो कौन सा मीडियम बन जाएगा, इधर अपना हाइपोटोनिक मीडियम जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्वेंट है अब वो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जो वाटर है अब उसका तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अपना कौन सा मीडियम बन जाएगा, हाइपोटोनिक मीडियम बन जाएगा इस तरफ, ठीक है। और जैसे ऊपर जाता जाएगा तो और भी कंसेंट्रेशन जो है कम होती जाएगी, मतलब जो फिल्ट्रेट है वो लेस कंसेंट्रेटेड होता जाएगा, ठीक है। उसमें वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट है यानी कि जो Na पॉजिटिव जो सॉल्ट्स है उनका अमाउंट जो है कम होगा, क्योंकि वो जो है क्या हो चुका है, रीअब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो अब जैसे इधर 300 ऑस्मोल पर लीटर वापस से हो जाएगी वैल्यू जब कॉर्टिकल रीजन के पास आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा ये टॉपिक भी जो है अब कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था, अगर आप इसको जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन में, जिस पे जो है फ्रीक्वेंटली मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कि जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कौन मेंटेन करता है, ठीक है, या कंसेंट्रेशन जो है यूरिन की वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे इधर स्टार मार्क करके, कि NaCl, ठीक है, और यूरिया ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये मेंटेन करते हैं किसको, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को, मेंटेन्स दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है मतलब जो अपना जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, वो कैसे कंसेंट्रेटेड हो रहा है, फिर लेस कंसेंट्रेटेड हो रहा है, फिर वापस से कंसेंट्रेटेड हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और यूरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब अपना ये टॉपिक भी जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी मतलब कि जो किडनी है अपनी वो कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में। रेगुलेशन ऑफ किडनी में मतलब कि रेगुलेशन ऑफ किडनी का मतलब क्या होगा कि जो किडनी है वो कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। जब भी कोई मान लो कि डिहाइड्रेशन हो रही है या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से या वाटर लॉस की वजह से, तब किडनी जो है वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करती है, कैसे उसमें जो है बाकी सारे फंक्शंस जो है होते हैं। तो हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आप इसको जो है टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनना, इसमें से जो है रेगुलरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी में क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड बाय, मतलब जो किडनी है वो कौन रेगुलेट करता है, वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और वो भी हार्मोन्स जो है वो कौन सिक्रीट करता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है। JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है हमारे नेफ्रॉन में किडनी के, ठीक है। अब बस इतना ही जानो कि JGA क्या है, अपना एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो फंक्शन जो है अच्छे से परफॉर्म करती है अपने। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड और आयनिक कंसंट्रेशन रिड्यूसेस ड्यू टू डिहाइड्रेशन और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, नाउ ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट एंड इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ ADH। ADH इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ नेफ्रॉन एंड प्रिवेंट्स डायूरेसिस। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी कभी डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, आपने देखा हो जैसे अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चला था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, जो सोनम सर थे वो जो है उन्होंने वाटर का और फूड का दोनों को जो है त्याग कर दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, उनका जो जितना भी बॉडी का जो वाटर है वो सब का सब तो रीअब्जॉर्ब हो रहा था, उनकी बॉडी में जो वाटर की जो है कमी हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रही थी ना उनको, क्योंकि जो वाटर था वो पी नहीं रहे, ठीक है।
किसी भी तरीके का फ्लूइड इनटेक भी वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के अलावा, तो उनकी बॉडी में जो है क्या हो गया, वाटर लॉस होने लग गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने लगी उनको। तो देखो जब डिहाइड्रेशन होती है या वाटर लॉस होता है बॉडी में से, तो वॉल्यूम जो है ब्लड की या वॉल्यूम जो है बॉडी फ्लूइड की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप कुछ लिक्विड तो ले नहीं रहे। और वॉल्यूम कब बढ़ेगी, जब आप कुछ लिक्विड लोगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना। तो जैसे सारा का सारा लिक्विड जो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब जो वाटर जो प्रेजेंट है एज ए लिक्विड आपकी बॉडी में, जो आप इनटेक कर रहे हो, वो तो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, अब आप और ले नहीं रहे, आपने उसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है बॉडी फ्लूइड की या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो रिड्यूस होगा, उस पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से ही होगी, या एक्सेस लॉस हो रहा है जैसे वाटर का बॉडी में से, जैसे कि डायरिया हो गया, ठीक है, तो वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में से, ठीक है, आपकी बॉडी जो है या आपकी किडनी जो है वो वाटर को जो है क्या नहीं कर पा रही, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को या ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है मेंटेन रखते हैं। मतलब जो आयनिक कंसेंट्रेशन है या ऑस्मोलैरिटी है उसको जो है क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स ना एक्टिवेट कर जाएंगे जैसे ही आपकी बॉडी में से जो है वाटर लॉस होगा या वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर जाएंगे। जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इंड्यूस करेंगे किसको, जो न्यूरो हाइपोफिसिस है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो वहां से अपना कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एडीएच, जो कि अपना कौन सा हार्मोन है, वासोप्रेसिन। एडीएच या वासोप्रेसिन एक ही बात होगी ना, तो वो रिलीज होगा वहां से, ठीक है, जो कि क्या करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, किसमें, डीसीटी में। डीसीटी पे ही तो एक्ट करता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था क्या होती है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। वो अपना हार्मोन कौन सा है, एडीएच है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस हो रही है, मतलब कि आपकी बॉडी में से जो है वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, और एंटी मतलब वो उसको रोकेगा, ठीक है, एंटी वर्क करेगा, एंटागोनिस्टिक उसके जो है काम करेगा। तो वाटर का जो है क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, वाटर जो है रीअब्जॉर्ब करेगा, ताकि आपकी जो बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है तो, और अब ले नहीं रहे, ठीक है, कोई भी आप फ्लूइड कोई इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए जो है वो एडीएच जो है रिलीज होगा, और वो क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा आपके डीसीटी के अंदर किडनीज की, ठीक है। अब जैसे ही एडीएच जो है क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा किसकी, वाटर की, डीसीटी के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो जब ये जो फॉर्मूला होता है अपना, प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपने जो लोअर क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस में जो है पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो बॉडी फ्लूइड है या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से या वाटर लॉस की वजह से, एक्सेसिव वाटर लॉस की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है ब्लड की। तो वॉल्यूम कम हो रही है तो एडीएच सीक्रेट हुआ, एडीएच ने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाया, ताकि जितना भी अभी भी पानी जो बचा हुआ है वो सभी का सब जो है क्या हो जाए, रीअब्जॉर्ब हो जाए, जितना पानी को यूटिलाइज करा जा सके उतना वो करेगा, ठीक है। तो उसने जो है पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी डीसीटी के अंदर, एडीएच ने। अब जैसे ही पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाई तो बॉडी जो ब्लड का वॉल्यूम है या बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो और डिक्रीज होगा, ठीक है, और गिरेगा वॉल्यूम। तो जैसे वॉल्यूम और कम हुई तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो सॉल्ट्स वगैरह है या जो Na पॉजिटिव वगैरह है उसकी जो अमाउंट है वो आपके जो ब्लड है उसमें बढ़ जाएगी, तो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हुई। तो इससे तो हम सीधा देख सकते हैं ना, इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, मतलब कि अपना ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया, एडीएच सीक्रेट हुआ तो एडीएच ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, जीएफआर बढ़ गया, जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, जो कि अपना कितना था, जीएफआर अपना कितना था, 125 मिलीलीटर पर मिनट। मतलब इतने रेट से आपकी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कर रही थी, तो अब इससे भी ज्यादा रेट से जो है आपकी किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगी, मतलब 125 मिलीलीटर पर मिनट पे आपकी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करके
जो है भेज रही थी, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा रेट से जो है वो भेजेगी ब्लड को फिल्टर करके। तो जैसे जीएफआर जो है अपना इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गया। अब देखो अब क्या होगा, एडीएच ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और क्या कर दिया, जीएफआर भी जो है अपना बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया और जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी जो है वो भी इंक्रीज कर दिया। मतलब जो आपकी किडनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जेजीए ऑफ किडनी सिक्रीट्स रेनिन which converts angiotensinogen which is the secretion of liver into angiotensin first and then into angiotensin second। जो जेजीए है यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है, जो कि क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, ठीक है, किडनीज की। वो क्या सिक्रीट करेगा, रेनिन को सिक्रीट करेगा। जो जेजीए है वो क्या सिक्रीट करा, उसने रेनिन को सिक्रीट किया, ठीक है। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन क्या है, सिक्रीशन है किसकी, लिवर की। एंजियोटेंसिनोजन इज द सिक्रीशन ऑफ लिवर। तो रेनिन जो है वो किस पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में, ठीक है। जेजीए ने क्या सिक्रीट करा, रेनिन सिक्रीट करा। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है कन्वर्ट कर दिया। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब कि ये जो है क्या कर देगा, जो ब्लड वेसल है उसको जो है और भी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब कि उसमें जो है ब्लड प्रेशर और भी इंक्रीज कर देगा, उसको जो है बिल्कुल नैरो कर देगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे नैरो होगी ब्लड वेसल, रिलैक्स नहीं करी अभी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई है, सिकुड़ गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है बिल्कुल। तो कंस्ट्रिक्ट कर दे, कंस्ट्रिक्ट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वो स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर है कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। तो उसने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, ठीक है, ब्लड वेसल सिकुड़ गई। तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो है और भी इंक्रीज हो गया, तो जीएफआर और भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसने क्या किया, ये सब काम कर दिया, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, जीएफआर और बढ़ गया, ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। तो स्टिमुलेट्स, तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की अब स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, मतलब एल्डोस्टेरोन भी अब सिक्रीट होने लगेगा और वो किस पे एक्ट करेगा, फिर वो डीसीटी पे एक्ट करेगा, जहाँ से वो क्या करवाएगा, एनए पॉजिटिव की रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगी। अब जैसे एनए पॉजिटिव की रीएब्जॉर्प्शन होगी, अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमने देखा जीएफआर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ गया, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होगी, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो गया एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, और उसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो मेनली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, उसी का कंपोनेंट है अपना एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रीएब्जॉर्प्शन किसकी, एनए पॉजिटिव की डीसीटी के अंदर। तो एनए पॉजिटिव की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, लास्ट में काम होगा हार्ट का, ठीक है। हार्ट अब कहेगा कि भाई इतना ज़्यादा तुमने जीएफआर बढ़ा दिया, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट करवा दिया, क्या क्या करवा दिया, है ना। तो अब जो हार्ट है वो बॉडी को जो है संभालेगा। अब क्या करेगा, जो हार्ट है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, अब जैसे अब क्या होगा, देखो हार्ट में जो है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो जो कार्डियोसाइट्स है यानी कि जो हार्ट के सेल्स है, कार्डियोसाइट्स हैं, वो क्या सिक्रीट करेंगे, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ जिसको हम बोलते हैं। और वो इस सिस्टम के एंटागोनिस्टिकली काम करेगा, मतलब कि जो जीएफआर बढ़ गया, जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको कम करने की कोशिश करेगा जो एएनएफ होएगा, ठीक है। तो वो एंटागोनिस्टिकली वर्क करेगा किसके, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के। तो ये किसका था काम, अपना हार्ट का था। अब मैं जो है आपको थोड़ा सा नोट भी करके दे देती हूँ, ताकि आप उसको जो है अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लो एज अ मोड ऑफ नोट्स, ताकि आपको जो है इजी होए रिवाइज करने में। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने वो सारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है लिखा हुआ है। देखो लिवर ने क्या सिक्रीट किया, एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट किया। एंजियोटेंसिनोजन पे जो है कौन एक्ट किया, रेनिन एक्ट किया, ठीक है, जो कि जिसको किसने सिक्रीट किया, जेजीए यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ने सिक्रीट किया। इस रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन पे जो है एक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो था अपना क्या था, एक स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर था, उसने वेसल्स की जो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, बिल्कुल जो है सिकुड़ गई जो अपनी ब्लड वेसल्स थी। तो उसमें ब्लड प्रेशर जो था वो क्या हो गया, अपना इंक्रीज हो गया, तो जीएफआर जो है बढ़ गया था, ठीक है। अब देखो ब्लड प्रेशर भी जो है बढ़ गया था। अब देखो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो है
जैसे ही वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर, यानी कि जो हार्ट की आर्टरी जो होती है, हार्ट में जो आर्टरी होती है, उसमें जैसे ही ब्लड प्रेशर अपना बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कार्डियोसाइट्स है या जो वॉल ऑफ हार्ट है वो क्या सिक्रीट करेगी, एएनएफ फैक्टर सिक्रीट कर देगी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को सिक्रीट करेगी। एएनएफ जो होता है अपना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर होता है। स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर मतलब कि जो अभी तक वेसल जो अपनी कंस्ट्रिक्ट हो रखी थी, जिसकी वजह से अपना ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अब वेसल्स को क्या करवा देगा, एएनएफ डायलेट करवा देगा, मतलब रिलैक्स करवा देगा, तो वेसल्स जो है अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, ठीक है, जीएफआर जो बढ़ रहा था वो जो है कम हो जाएगा। सो एएनएफ जो है वो अपोजिटली काम करा ना, किसके, एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के, ठीक है, या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अपोजिटली काम किया। सो एएनएफ अपना क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक हो जाएगा टू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो हमने जो है अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी जो है कवर कर लिया है, जो कि कौन सा है अपना रेगुलेशन ऑफ किडनी, जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने पास अपना लास्ट टॉपिक बच गया है, जो कि कौन सा है, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्स क्यों होंगे, क्योंकि जो भी अब तक हमने पढ़ा है किडनीज के बारे में, ठीक है, किडनी जो है वो अपना मेन क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, तो अगर वो ही खराब होगी, ठीक है, वो ही अगर डैमेज्ड होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, ये सब डिसऑर्डर्स जो है हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला कौन सा डिसऑर्डर है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है या मोर यूरिनेशन होता है। ठीक है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा और यूरिया मतलब कि आप यूरिन से रिलेट कर सकते हो इसको। तो पॉलीयूरिया के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होगा या फ्रिक्वेंटली आप क्या करोगे, यूरिनेशन करोगे, तो मोर यूरिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ओलिगोयूरिया मतलब कि स्कैंटी यूरिनेशन। ठीक है, यूरिनेशन जो है बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत लेस यूरिनेशन जो है हमको दिखेगा किसमें, ओलिगोयूरिया में। एनयूरिया मतलब कोई भी यूरिनेशन नहीं हो रहा, नो यूरिनेशन, यूरिनेशन का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है वो पूरा जो है रुक चुका है, कोई भी यूरिनेशन जो है नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या, तो वो अपना कौन सा होगा, एनयूरिया का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, फिर आता है अपना नॉक्टियूरिया। नॉक्टियूरिया में क्या होगा कि यूरिनेशन जो है वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा होगी, जैसे कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं, यानी कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनमें जो है रात के दौरान जो है वो बहुत बार जो है यूरिनेशन करने जाते हैं। ठीक है, तो नॉक्टियूरिया में क्या होगा, यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट के दौरान, यानी कि रात को जो है क्या होगी, ज़्यादा यूरिनेशन होगी। फिर आता है अपना यूरेमिया। यूरेमिया में क्या है, यूरेमिया का मतलब होता है कि जो यूरिया है उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है बढ़ चुका है, या उसका जो यूरिया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रेजेंट है किसके अंदर, हमारे ब्लड में, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो है वो किस में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, ना कि यूरिन में। ठीक है, वो यूरेमिया नहीं होगा। यूरेमिया में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया जो है बढ़ चुका है, या कंसंट्रेशन जो है यूरिया की बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना यूरेमिया का एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है हीमेटूरिया। हीमेटूरिया मतलब कि ब्लड जो है या आरबीसी जो है वो यूरिन के साथ पास करेगा, ब्लड और आरबीसी पास विद द यूरिन। हीमे से जो है या हीमेट से जो है आप ये आइडिया लगा सकते हो, इसमें जो है कुछ ब्लड या आरबीसी से रिलेटेड बात होगी, तो इसमें क्या होगा, ब्लड और आरबीसी जो है वो यूरिन के साथ पास करेंगे, तो वो हीमेटूरिया का एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है अपना एल्ब्यूमिनूरिया। क्या होता है, एल्ब्यूमिनूरिया या प्रोटीनोयूरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोटीन जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, यूरिन में। जब हमने फिल्ट्रेशन की बात करी थी कि जब जैसे कि एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है ब्लड आता है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो सब वहीं एक्यूमुलेटेड रह जाते हैं, है ना, और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है वो सब के सब चले जाते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन जो है वो क्या हो गया, लेकिन हमने देखा था प्रोटीन तो पास ही नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बहुत ही हैवी जो है मॉलिक्यूल होता है इसका, किसका, प्रोटीन का, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, तो ये जो है फिल्ट्रेट में नहीं आ सकता छन के पोडोसाइट सेल से, तो ये जो है ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो छन के आ चुका है, प्रोटीन जो है वो क्या आ चुका है, छन के आ चुका है। प्रोटीन जो है वो उससे वॉल से जो है या सेल मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस होके आ चुका है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि जो किडनी है उसकी जो वॉल्स हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इसलिए जो है प्रोटीन भी पास होकर आ गया किस में से, ग्लोमेरुलस में से। तो इसलिए जो इससे कौन सी डिजीज हो सकती है, प्रोटीनोयूरिया या एल्ब्यूमिनूरिया, मतलब कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है। अब जो है अपनी 4-5 डिजीजेज और रह गई हैं, और उसके बाद एक टॉपिक और आपका रह जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। डायलिसिस जो है आपने सुना होगा, डायलिसिस वो कैसे होता है वो देखेंगे। देखो अब कौन सा अपना डिसऑर्डर है, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया का मतलब क्या होगा, या कीटोन्यूरिया में क्या होगा, आप कीटोन से जो है हिंट ले सकते हो कि कीटोन बॉडीज जो है वो किस में प्रेजेंट होंगी, यूरिन में प्रेजेंट होगी। तो कीटोन्यूरिया में क्या होगा, कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, फिर आता है अपना रीनल कैल्कुली। रीनल कैल्कुली जो है ये साइंटिफिक टर्म होगी, और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन्स तो आपने सबने सुने ही होंगे, एक बहुत ही कॉमन जो है डिसऑर्डर एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, तो जो रीनल कैल्कुली होती है, यानी कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं, ये केमिकली किससे बने होते हैं, केमिकली किससे कंपोज होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो है बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट से, जो रीनल कैल्कुली या किडनी स्टोन्स होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेफ्राइटिस या ब्राइट डिजीज, या इसको हम और क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसमें, किडनी में या नेफ्रॉन में, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हमको दिखती है। ठीक है, सूजन दिखती है किसके अंदर, किडनी के अंदर या नेफ्रॉन्स के अंदर। तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, ब्राइट डिजीज या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर भी जो है क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, फिर आती है अपनी किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के अंदर क्या होगा, किडनी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। किडनी फेलियर का मतलब क्या होगा, जो किडनी है जिसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को फिल्टर करना है। ठीक है, ब्लड से जो है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको एक्सक्रीट आउट करना, यही तो किडनी का फंक्शन है। तो वो इसे ही करना जो है बंद कर देगी, मतलब क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो उस डिजीज को हम क्या बोल देते हैं, किडनी फेलियर बोल देते हैं। किडनी फेल कर गई, ठीक है, मतलब जैसे उसको ब्लड को फिल्टर करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, तो वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, किडनी फेलियर। तो इसमें क्या होता है, किडनी बिकम्स नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब अपना एक टॉपिक जो है और रह गया जिसमें हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में, या हाँ हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस भी जो है हम उसको नॉर्मली बोलते हैं। ये आपने सुना होगा, जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी जो है बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वो लोग क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। कई कई पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनका पूरे पूरे दिन जो है डायलिसिस ट्रीटमेंट चलता है, और ये बिलीव करो बहुत ही ज़्यादा जो है पेनफुल जो है ट्रीटमेंट होता है जो डायलिसिस का होता है। ठीक है, ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जैसे लेकिन जो ग्राफ्टिंग होती है या ट्रांसप्लांटेशन होती है किडनी की, मतलब किसी डोनर से आप किडनी लेकर, और अपने जो है जैसे जो डॉक्टर्स है वो आपके मतलब बॉडी जो है उसमें नई किडनी को जो है इंसर्ट करें, नई किडनी लगाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग या इम्प्लांटेशन ऑफ किडनी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है परमानेंट क्योर होता है किसका, किडनी फेलियर का। तो उसमें जो है फिर उसके बाद आपको जो है डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे क्या हीमोडायलिसिस या डायलिसिस होता है, तो जो ब्लड है वो क्लॉट ना कर जाए। ठीक है, जो मतलब ब्लड की हम सबसे पहले देखो डायलिसिस में क्या होता है, हम ब्लड को जो है फिल्टर करवाते हैं। जो आपकी किडनी है, डायलिसिस क्यों करवाएगा कोई, वो इसलिए करवाएगा क्योंकि जो उसकी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है ना, किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, ब्लड फिल्टर ही नहीं हो पा रहा है, तो उसकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत अलग अलग जो है टाइप की डिजीजेज होने लगती है। जैसे कि अगर यूरिक एसिड, जैसे यूरिया एक्यूमुलेट करने लग गया, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करने लग गया, तो अर्थराइटिस वगैरह ये सब डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, तो डायलिसिस के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो आपकी बाहर बॉडी से जो है बाहर फिल्टर किया जाता है, और फिर उसको जो है जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो ब्लड फिल्टर हो चुका है, अब मतलब आपकी जो किडनी है वो नॉन फंक्शनल है जैसे कि, तो उससे जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करेंगी, तो अब उसे वो काम नहीं करना, वो काम बाहर हो चुका है। ठीक है, डायलिसिस में यही करा है। तो वो जो ब्लड जो फिल्टर हो चुका है, जो हमने आउटसाइड द बॉडी किया है, ठीक है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी हेल्प से, डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से जो हमने ब्लड को फिल्टर किया आउटसाइड द बॉडी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, तो उसके बाद जो है वो ब्लड आपकी जो प्योर ब्लड है, नहीं हाँ प्योर ब्लड है लेकिन कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, वो आपकी बॉडी में जो है वापस फिर सेंड कर दिया जाता है, यहाँ से वेन्स के थ्रू जो है वापस से जो है वो भेज दिया जाता है कि फिर वो सीधा जो है हार्ट में जाता है, फिर वो हार्ट जो है आपका फिर वही जो अपना सर्कुलेशन वाला पूरा प्रोसेस है वो चलता है। ठीक है,
लेकिन जो ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है वो अपना परमानेंट क्योर हो जाता है, किसका, किडनी फेलियर का, या सॉरी किसका, डायलिसिस का, जिसकी वजह से आपको बार बार जो है डायलिसिस करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे ही ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, मतलब आपकी जो ब्लड है वो आपकी बॉडी से बाहर फिल्टर कर रहे हैं, किसके अंदर, वेसल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से या मेडिकेशंस की हेल्प से जो है वो क्या करा जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। तो वो ब्लड जो है वो क्लॉट ना कर जाए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के बाहर फ्लो कर रहा है ना, आपकी बॉडी के अंदर तो फ्लो नहीं कर रहा, तो अगर बाहर फ्लो करेगा तो क्लॉट कर सकता है। तो क्लॉट ना करे तो इसलिए जो है हम क्या यूज करते हैं, हेपेरिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेपेरिन यूज करते हैं। हेपेरिन जो है वो मैंने आपको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताया था कि वो एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को जो है रोकता है, या ब्लड को कोएगुलेट होने से जो है रोकता है। तो हम हेपेरिन का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, हेपेरिन का यूज करेंगे, ताकि जो ब्लड जो बाहर ब्लड वेसल बाहर जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी से जो है बाहर जो ब्लड वेसल्स है, बॉडी के बाहर जो ट्यूब्स है जिसको डॉक्टर्स ने जो है आपकी बॉडी से कनेक्ट कर रखा है, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें ब्लड क्लॉट ना कर जाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हेपेरिन को यूज करते हैं। तो वो ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, ठीक है। एक हम सेलोफेन का भी यूज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या हो गया, सेलोफेन हो गया, ठीक है। अब मैं जो है आपको थोड़ा सा नोट करके दे देती हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लेना। हीमोडायलिसिस का जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा जो है इसके बारे में नहीं दिया हुआ है आपको, जितना दिया हुआ है उतना ही जो है आपको समझना है, उतना ही रीड करना है। अब मैं जो है आपको थोड़ा नोट करके दे दूँ ताकि आप उसको जो है अपनी नोटबुक में लिख सको। देखो अभी यहाँ पे जो है मैंने हीमोडायलिसिस के बारे में जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब वही चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, परमानेंट क्योर ऑफ किडनी फेलियर। जो हीमोडायलिसिस है, हीमो मतलब कि ब्लड, हीमो मतलब कि ब्लड, और डायलिसिस मतलब कोई फिल्ट्रेशन यूनिट, कोई फिल्ट्रेशन, डायलिसिस मतलब कोई फिल्ट्रेशन यूनिट, मतलब कोई ऐसी डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज़ फिल्टर हो रही है। लेकिन हम क्या फिल्टर कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, किसके लिए, किडनी फेलियर के लिए, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, तो उसको फिल्टर, तो ब्लड जो है उसको हमें फिल्टर तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी डिजीजेज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर के। लेकिन जो ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन है, मतलब कि आप किसी और की किडनी, डोनर की किडनी, किसी डोनर की किडनी जो है वो डॉक्टर अगर आपकी बॉडी में जो है इम्प्लांट करता है सर्जरी के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा किडनी फेलियर का। फिर उसके बाद जो नई किडनी आपकी बॉडी में लगेगी वो ब्लड को जो अच्छे से फिल्टर कर पाएगी, तो आपको डायलिसिस की जो है फिर कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का। ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इज परमानेंट क्योर ऑफ किडनी फेलियर। फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेपेरिन इज यूज्ड एज एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। अब जो डायलिसिस है उसके अंदर क्या होता है, आपकी किडनी तो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही, अंदर तो आपकी बॉडी के यानी कि किडनीज के अंदर तो ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है ब्लड फिल्टर। तो बॉडी के बाहर ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो उसमें जो है क्या ना हो जाए, उस ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए, वो ब्लड क्लॉट ना कर जाए, क्योंकि वो आउटसाइड बॉडी के है, ठीक है, आउटसाइड बॉडी के एनवायरनमेंट के हैं, तो वो क्लॉट ना कर जाए, इसलिए जो है हम एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हेपेरिन का यूज करते हैं, जो कि क्या रोकेगा, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकेगा, कोएगुलेशन को रोकेगा ब्लड की, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर आता है अपना इन हीमोडायलिसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलोफेन इज ऑल्सो यूज। हीमोडायलिसिस के अंदर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलोफेन का भी जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो अपना जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो जिसमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हों, तो और अगर वो आपको नहीं आ रहा हो कोई सा भी, तो आप मुझे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो कि अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है पहुंच सके और उनके कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके। सो थैंक यू एवरीवन।